So I just want, if students can on their cameras, then it will be an interactive session, because I'm not here to teach you. I'm here to discuss with you, or I'm here to aware you regarding the cybercrime. So if you feel comfortable, then you can turn on your cameras and just discuss with me कि आखिर ये साइबर क्राइम क्या होता है, और साइबर क्राइम की एमरजेंस कब से हो रही है, कब है, और आज प्रिवलेंट हम में क्यों होता जा रहा है. So if you all are comfortable, then please, I just request to switch on your cameras. So make it more interactive and fun session instead of being a boring lecture for all of us. तो आप लोग मुझे बताएं कि what do you generally understand by cyber crime? Is someone is here who can explain me? Ma'am, cyber crimes are generally to stop तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शंस होते हैं, आप कंप्लेन करते हो, और वो सारी चीजें फॉल करती है हमारे एक तो कंप्लेंट आप ऐसे रजिस्टर करोगे एनसीआरपी पे, और दूसरा आईटी एक्ट के अंदर. तो सबसे पहले मैं आपको एक बार आईटी एक्ट बता देती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत आप लोगों का एक क्लियर हो माइंड कि हाँ चीजें पेनलाइज्ड है आईटी एक्ट में. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. देखो यहाँ पे जैसे कि ऑफेंसेस हैं, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस. ठीक है, दीज आर ऑल द ऑफेंसेस जो कि साइबर क्राइम में फॉल करते हैं. अगर किसी व्यक्ति ने किसी को कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजा है जो किसी की डिग्निटी को हैम्पर करता है, तो वो मैसेजेस भी साइबर क्राइम में आते हैं, और उसमें 3 साल तक की सजा और फाइन दिया गया है. और ये जो ऑफेंस होता है वो बेलेबल सेक्शन के अंदर आता है. ये सब आईटी एक्ट में दिया गया है, मैं कुछ नहीं बता रही. जैसे कि आप लोगों को ये डाउट है ना कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज ला रही है या नहीं ला रही, या फिर हमारी गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव कर रही है नहीं कर रही है, बट हर चीज को भारतीय न्याय संहिता में इन्वॉल्व करना इज नॉट एवरीथिंग, बट दे हैड देयर सेपरेट प्रोविजंस जो कि इन सब सारी चीजों से डील कर रहा है. वैसे ही कुछ यहाँ पे ऑफेंसेस हैं जो मैं आपके सामने स्टेट करूंगी. स्नेहा, may I just state all these offenses and then I will take your question? It will be right? Yeah. Okay, thank you so much. So देखो, पहला तो ये मैंने बताया कि ऑफेंसिव मैसेजेस अगर कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सचेंज होते हैं तो उसमें क्या पनिशमेंट होगी अंडर सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. देखो, दूसरा है पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर 3 ईयर और विद फाइन अप टू 3 ईयर. मीन्स ये 3 साल या 3 साल से ज्यादा भी जा सकता है, विद फाइन भी हो सकता है. और फाइन जो इसमें दिए जाते हैं वो 1 लाख रुपीस तक का फाइन इसमें भरा जाता है, और ये अवेलेबल सेक्शन है सेक्शन 66B के अंदर. अब देखो, सेक्शन 66C ऑफ आईटी एक्ट कहता है पनिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट. अब ये जो सेक्शन है आइडेंटिटी थेफ्ट, अब यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि किसी की कुछ और बन के पोर्ट्रे करके आपको परेशान करना, ऑनलाइन बुली करना या हैरास करना, स्टॉक करना. तो यहाँ पे आइडेंटिटी का डेफिनेशन जो है ना वो विद टाइम टू टाइम इंटरप्रेट किया जाता है, इधर इन कोर्ट्स जजमेंट और विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट्स या जजेस जिसको बताएंगे. लेकिन एज अ वेरी सिंपल वे इन दिस प्रोविजन अंडर आईटी एक्ट, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, इसमें जो सजा दी जाती है वो 3 साल तक की या 3 साल से ज्यादा की सजा होगी और 1 लाख तक का जुर्माना दिया जाएगा. राइट? देन देखो, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनिफिकेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज. अब मान लो मैं कहीं पे किसी के अंडर एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में हूँ. अब मैं उस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास उस कंपनी के सारे डेटा अवेलेबल हैं विद ट्रस्ट, बिकॉज कोई भी अगर एम्प्लॉय है तो कंपनी उस पर ट्रस्ट करती है. वो जिस कंपनी का एम्प्लॉयर है उस पर कंपनी बहुत ट्रस्ट करती है, और उस पे डिपेंड होता है कि वो सारी डेटा उसने अपने पास सेफ रखा या नहीं रखा है. तो कभी कभी इस केस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है कंपनी की, वो क्या करती है कि वो डेटा को बेच देती है, वो डेटा को किसी और कंपनी को दे देती है.
एक ब्रीच कर देती है, जितने भी डेटाज स्टोर हैं उनके पास कंप्यूटर रिसोर्सेस में, वो किसी और को दे देती है, तो इसके लिए भी सजा है। वो सजा है सेम 3 साल तक की सजा, वो बढ़ भी सकती है, और फाइन 1 लाख रुपया, वो उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पनिशमेंट कमिट कंस्पायर वायलेशन ऑफ प्रिवेसी। मतलब अगर कोई इंसान कोई ऐसा मतलब ऑफेंस कमिट करता है जिससे हमारी प्रिवेसी का ब्रीच होता है। मान लो हमने आधार कार्ड, हैव यू लिसन अबाउट ना आधार कार्ड वाला केस, पुत्तुस्वामी केस आप लोगों ने पढ़ा है? Yes, ma'am. हाँ, तो उस केस में क्या आया था जजमेंट स्नेहा? एनीवन इज हियर हु कैन ब्रीफ मी? Ma'am, it told basically let the basic structure that how right to privacy also comes under Article 21, that is right to life and livelihood. So, yeah, हाँ, that's pretty much. basically the judgment was regarding right to privacy is a fundamental rights of an individual and no one can abuse that right. Okay, so if someone has commit, or if you share your information, or if you shared your Aadhaar number with any platform, तो प्रीवियसली क्या होता था इस जजमेंट से आने से पहले कि सारे प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे से हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते थे। अगर मान लीजिए आपने शॉपिंग करने के लिए मिंत्रा में लॉगिन करा है, ठीक है, आपने वहां तो चलो आधार कार्ड नहीं लगता, आपने वहां पे अपने नंबर, फोन नंबर्स तो बहुत इट्स वेरी प्रिवलेंट इफ यू वांट टू लॉग इन एनी काइंड ऑफ ऐप। तो आपने कभी ये सोचा है कि आपने मिंत्रा पे लॉगिन करा है तो आपको आजियो से कॉल क्यों आ रहा है? हैव यू एवर वंडर रिगार्डिंग दिस? कभी सोचा है आप लोगों ने कि ये सारी चीजें आप लोगों के साथ क्यों होती है? या फिर अगर आपने LLM का फॉर्म भरा है, क्लैट पीजी का या क्लैट यूजी का फॉर्म भरा है, तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से कॉल क्यों आ रहे हैं? आपने उनको तो अपना नंबर नहीं दिया है। हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस? So ma'am, do they actually sell the information या फिर leaks आ जाते हैं उनके कंप्यूटर रिकॉर्ड्स पे? यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये सारे हमारे राइट्स टू प्रिवेसी के ब्रीच हैं। हम एक प्लेटफॉर्म पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, तो इन लोगों का अपना एक मतलब चैनल होता है जो चीजों को रेगुलेट करता है अपनी तरीके से, और उस वजह से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वन चैनल टू अनदर चैनल, अनदर चैनल टू अनदर चैनल, वो मूव करते रहती है, राइट? और इस तरीके से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रेगुलेट होती है, फिर वहां से हमें कॉल आने शुरू होते हैं। तो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइबर बुलिंग कि कि हमें बिना हमारी मर्जी के कोई हमारा नंबर लेके हमें कॉल करे, लेकिन आज तक इस चीज पे हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया है, इस पे कोई लॉज नहीं बनाए हैं कि अगर ऐसी चीजें हो रही है हमारी, आप बस ये कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप फोन कट कर दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो कुछ कुछ ऐसा नहीं कि लूप होल्स नहीं है, देयर आर लूप होल्स in making regarding this crime more at a वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल कि इस क्राइम को लोगों को पहचाना जाए। ये आज भी हमारे देश में इतनी सीरियसनेस के साथ नहीं देखा जा रहा है, जिस वजह से पीपल बेसिकली मेन जो विमेन है, जो विक्टिम, जो महिला विक्टिम होती है और जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और हाँ, मैं मेल को बिल्कुल भी साइड लाइन नहीं कर रही हूँ, वो वोकल होते हैं, वो अपने राइट्स को लेके थोड़े अवेयर हैं। अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है वो तुरंत जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, एंड देन दे रजिस्टर कंप्लेन एंड दे जस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन और रजिस्टर एन FIR रिगार्डिंग ऑल दिस क्राइम जो भी उनके साथ होता है, राइट? लेकिन मेन जो यहाँ पे ड्रॉबैक्स झेलने होते हैं वो आज भी हमारी देश की विमेन को और बच्चों को झेलना होता है। तो उनके लिए भी इन्होंने पनिशमेंट दिया है IT एक्ट के अंदर। अब देखो, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑब्सीन मटेरियल किस चीज के एम्बिट में आएगा? आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नाम सुना है? Yes ma'am. चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जहां पे बच्चों को किसी भी ऑनलाइन गैजेट के माध्यम से ऑब्सीन विजुअल्स भेजे जाते हैं। ऑब्सीन विजुअल्स में लाइक न्यूड पिक्चर्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऑब्सीन जो वो बच्चा देखने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि उसको उसका आइडिया नहीं है, और वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ये आप लोग अभी देखते होंगे ना, क्योंकि देखो अभी की जनरेशन क्या है ना, दे ऑल आर वेरी हाईटेक।
आज जो बच्चे 5 साल 6 साल के बच्चे हैं उनके हाथ में भी आज मतलब मोबाइल फोन्स होते हैं, और दे डोंट इवन नो कि विच थिंग्स टू वॉच एंड विच थिंग्स टू इग्नोर, क्योंकि उनको ये बताने वाला कोई नहीं होता। और इसी बीच जब वो कुछ देख रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें उनके फोन पे या उनके गैजेट्स पे या कंप्यूटर पे ब्लिंक कर जाती है, जो बहुत इंट्रीग्ड हो जाते हैं देखने के लिए। बिकॉज एट दिस एज, इस एज को हम लोग बोलते हैं कि उनको जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, यू नो। तो इस वजह से जो साइबर हैकर्स होते हैं या फिर जो साइबर परपेट्रेटर्स होते हैं, वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और ऐसी चीजें भेजते हैं ताकि वो बच्चों को इसके लिए अट्रैक्ट करें, और बाद में उनके पेरेंट्स से उनको जब इन्वॉल्व करा दे इसमें पूरी तरीके से, फिर उनके पेरेंट्स को मेंटली हैरास करे या फिर रैंसम अमाउंट की मांग करे। ये सारी चीजें भी साइबर क्राइम के अंदर आती है, एंड विच इज वेरी प्रिवलेंट इन टूडेज जनरेशन। आर यू गाइज ऑल अवेयर ऑफ दिस और नॉट? Yes, ma'am. हाँ, तो एंड देयर आर अनदर थिंग ऑल्सो। एक होता है साइबर स्टॉकिंग। आप लोगों ने तो आईपीसी में पढ़ा होगा कि हमारा एक स्टॉकिंग का 354 डी के अंदर स्टॉकिंग था, राइट? यू ऑल आर अवेयर ना? और सेम चीज हमारे भारतीय न्याय संहिता में भी प्रोविजन दिया हुआ है स्टॉकिंग को लेके। तो अब ये साइबर स्टॉकिंग के बारे में आर यू गाइज अवेयर और नॉट, कि कैसे होता है? गर्ल्स डू पार्टिसिपेट एंड जस्ट बी वोकल। बताओ मुझे आप कि आप साइबर स्टॉकिंग से क्या समझते हो? क्या आपको कभी ये चीज फेस करना पड़ा? स्टोरी। I'm not sure about it. Actually, I think the definition of cyber stalking is not very clear because there is a question of identifying it. For example, if someone is putting everything on public and everyone can see it or everyone can share it. So what is the thin line difference where they did not need to stop sharing it, because the moment they cross some line, I think that the moment it becomes stalking. So the definition itself is not clear, because if you are posting a story and someone took a screenshot and share it to someone else who is not on your story list, so I think that moment it become a stalking. So the consent matter, the will matter plays a very crucial role while you are identifying whether a particular thing is coming under the ambit of stalking or not. You are right. So that's the only thing I want to convey कि साइबर स्टॉकिंग की डेफिनेशन में भी पूरी हो नहीं, या फिर आपको लग रहा है कि पूरी नहीं है, बट स्टॉकिंग आप नॉर्मल टर्म में क्या, जब आपको कोई पीछा करता है अननोन। मैम लाइक रिपीटेड इंफॉर्मेशन डिजिटली, सॉरी, किसी भी इंसान को रिपीटेडली मॉनिटर करना। या तो वही मैं डिफरेंस समझा रही हूँ कि नॉर्मल स्टॉकिंग और साइबर स्टॉकिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो, नॉर्मल स्टॉकिंग में यू नो कि कोई, मान लो हम ट्यूशन जाते थे बचपन में, या फिर आप लोग अभी कॉलेज जाते होगे, कोई अननोन पर्सन है आपका पीछा कर रहा है, मे भी आप शायद कभी उस इंसान को जानते भी होगे और या फिर आप उसको नहीं भी जानते होगे, लेकिन यहाँ कोई आपकी बिना मर्जी के आपका पीछा कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आपको हिंट कर रहा है, आपको टीज कर रहा है, मतलब किसी भी तरीके का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर जिससे कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, राइट, विदाउट योर नॉलेज और विदाउट योर इंटेंशन। क्योंकि यहाँ पे एक्टस रियस और मेंजीरिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मान लो कोई इंसान आपको कुछ बताने के लिए आपको अप्रोच करता है कि नहीं नहीं मैडम इधर से नहीं इधर से जाइए, तो वहां पे उसकी जो एक्टस रियस है या मेंजीरिया है फॉल नहीं करेगी, तो वो क्राइम नहीं होगा, राइट। लेकिन जब कोई इंसान आपको देख रहा है कि आप रोज उस जगह से अपने कॉलेज जा रही हो और रोज वो खड़े होकर आपको मॉनिटर करता है, आपको देखता है या फिर आपको छेड़ने की कोशिश करता है, तो वो सारी चीजें, मतलब छेड़ने की कोशिश नहीं, बस आपको स्टॉक कर रहा है, वो देख रहा है कि हाँ ये लड़की रोज इस रास्ते से, लड़का रोज इस रास्ते से जा रहा है, ये इसकी टाइमिंग है, और वो रोज आके वहां पे खड़ा हो जा रहा है, और इससे आप उसको नोटिस कर चुकी हो और आप अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, तो आप इस ग्राउंड पे भी स्टॉकिंग के अंदर, आईपीसी में हम पहले एफआईआर रजिस्टर कराते थे, अभी भारतीय न्याय संहिता के अंदर आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन वही चीज अगर मॉनिटरी सर्वेलियंस के थ्रू की जाती है, मतलब बाय यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब जो भी सोशल मीडियाज के आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, लाइक डेटिंग एप्स ऑल्सो, जहाँ पे आपकी कंसेंट नहीं है, योर कंसेंट मैटर। रिमेंबर, आपने एक सवाल किया था कि मैम हम कैसे जानेंगे कब हम एक ड्रॉ लाइन वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपकी कंसेंट भी मैटर करती है, और उस इंसान का मेंजीरिया भी मतलब मैटर करता है, यू नो ना मेंजीरिया,
मेंजरिया इज समथिंग जहाँ पे उसकी गिल्टी माइंड हो चीजों को करने की, और एक्टर्सियज इज समथिंग जहाँ पे एक गिल्टी एक्ट वो करने जा रहा है। तो आपके बिना परमिशन के वो आपको ऑनलाइन मॉनिटर कर रहा है हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, और स्पेशली आपको उससे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और आप जान रहे हो कि आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो, आपकी कंसेंट नहीं है, तो वो सब साइबर स्टॉकिंग के अंदर आएगा। और फिर आप अपने आइडेंटिटी को, यही मैंने शुरू में बताया था कि जब लड़कियां डरती है अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए, यहाँ पे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमसली रख के, मतलब उसको छुपा के आप रजिस्टर कर सकते हो कंप्लेन। आप सब आज इस सेशन के बाद प्लीज इस साइट को विजिट करना और देखना, यू विल फाइंड इट देयर आर मेनी चेंजेस, जहां पे अगर कोई भी ऑफेंस किसी वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो रहा है तो क्या होता है इस चीज में कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा सकती हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था जो हमारे देश की सरकार भी फेस कर रही थी, क्योंकि कंप्लेन, इतने क्राइम तो हो रहे थे लेकिन कंप्लेन ही रजिस्टर नहीं हो रहा था क्योंकि लोग सामने नहीं आ रहे थे अपनी आइडेंटिटी की वजह से। लेकिन जब से ये आइडेंटिटी को छिपाने वाला एक उन्होंने एक पोर्टल पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, उस वजह से अगर आप इसको चेक करोगे, इस डेटा को चेक करोगे, तो आज की औरतें, आज की बच्चियां, आज के बच्चे या फिर जो जितने भी लोग जिनके अगेंस्ट ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, वो अपने आइडेंटिटी को छुपा के भी क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं एनसीआरपी पोर्टल पे। तो ये हमारे साइबर स्टॉकिंग। अब आ जाते हैं हम ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, जो शायद स्नेहा और आई डोंट नो अनुष्का कुछ इसके बारे में बात कर रहे थे कि आजकल ऑनलाइन जॉब फ्रॉड बहुत प्रिवलेंट है कि भैया देखो तुम मुझे इतने पैसे दो, फोन पे वो लोग की बातें चलती है और बात करते करते एक दूसरे को कन्विंस करते हैं कि ये फलाना जॉब मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, जस्ट पे मी दिस, एंड देन ट्रांजैक्शन हैपन, और वो पर्सन बिल्कुल अननोन है, वो उसको जानता भी नहीं और इस ट्रैप में आ जाता है। वैसे तो ऑनलाइन जॉब किसी को लूर करके देना ही इट्स एन इलीगल, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो। क्योंकि कोई भी इलीगल अगर एग्रीमेंट आप करते हो जो प्रोहिबिटेड बाय द लॉ होता है, तो वो वैसे भी आपको उसमें कोई कॉम्पनसेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। बट ऑनलाइन जॉब फ्रॉड में ये ऑफेंस माना गया है अंडर साइबर क्राइम, कि अगर कोई आपको ऑनलाइन कोई आपको ऑप्शन देता है कि मैं तुम्हें ये जॉब, या फिर जॉब के नाम पे कोई लिंक भेजेगा कि आप इस लिंक पे क्लिक करो तो आप इस जॉब में इस कंपनी के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और क्योंकि आज की यूथ बहुत ज्यादा डेस्परेट है जॉब को लेके, नॉट डेस्परेट, दे आर इन नीड, एक्चुअली सॉरी फॉर द वर्ड डेस्परेशन, दे आर इन नीड ऑफ द जॉब, बिकॉज आज बहुत एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में और सरकारी नौकरियां गिनी चुनी होती है। तो लोग जब अपनी पढ़ाई या फिर कोई 12th कर लेता है या ग्रेजुएशन कर लेता है, तो वो अपने फैमिली को सेटल करने के लिए, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है या मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो अपने फैमिली को सेटल रखने के लिए या फिर उनको सपोर्ट करने के लिए दे जस्ट वांट सम सिक्योरिटी। और जब उनको ये सिक्योरिटी सामने से आती नजर आती है कि अरे बस ये सर तो बोल रहे हैं कि मुझे इस फलाने लिंक पे क्लिक करना है, फिर मैं एलिजिबल हो जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू दूंगा, मेरी तो नौकरी पक्की है, महीने के 20,000 तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब वो बेचारा इस ट्रैप में फंस जाता है, वो उस लिंक पे जाता है, वो जो भी वो डिमांड करते हैं वो ये फिल कर देता है, और फिर क्या होता है देखते ही देखते उसकी पूरे अकाउंट खाली हो जाती है जॉब के नाम पे। अब जब वो इस वजह से जब वो परेशान फील करता है, अब वो कहाँ जाए, तो यहाँ पे फिर एनसीआरपी का बहुत बड़ा रोल आता है। या तो वो रजिस्टर कराए एफआईआर जाके जो भी उसके जुरिस्डिक्शन में आता है, मतलब जहां पे वो रिजाइड कर रहा है वहां पे जाके, जहां पे क्राइम हुआ, जुरिस्डिक्शन मैटर्स अ लॉट। लेकिन अब 0 एफआईआर के अंदर आप किसी पुलिस स्टेशन में आप कहीं के हो, कहीं और रह रहे हो, कहीं और क्राइम हुआ है, तो आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हो। अब वो उस पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर करा सकता है, और इधर वो एनसीआरपी पोर्टल पे अपने आप की आइडेंटिटी को छुपा के भी वो एफआईआर रजिस्टर करा सकता है, या फिर वो कोई भी जो भी क्राइम उसके अगेंस्ट हुआ है उसको वहां पे जाके रजिस्टर कर सकता है। तो ये था ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, जो स्कैम आजकल हमारे देश में चल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन। ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली ये विमेन और मतलब गर्ल्स चाइल्ड के लिए सबसे ज्यादा हमारे देश में क्या इंटरनेशनली भी उनको बहुत ज्यादा थ्रेटन किया जाता है। इसमें क्या होता है, sensitive material using an electronic medium
if he or she does not provide image of sexual nature, sexual favors or money. Like मुझे याद है अभी आपके किसी कुलीग ने बोला था मुझे वर्चुअलिज्म के बारे में, राइट, कि हमारे एक प्रोविजन दिया गया है. द सेम हियर, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन इज हियर, द सेम प्रोविजन. उसमें हम लोग क्या करते थे, किसी के बिना कंसेंट से एक वीडियो हमने बना लिया और उस वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया या कहीं भी उसका यूज कर लिया. अब ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन क्या होता है? सेक्सटॉर्शन से आर यू गेटिंग समथिंग? हैव यू लिसन द वर्ड एक्सटॉर्शन? आप लोगों ने एक्सटॉर्शन सुना है? एक्सटॉर्शन क्या होता है? यस मैम. फिरौती मांगना. फिरौती. हाँ जी, फिरौती मांगना. एक्सटॉर्शन का मतलब होता है फिरौती मांगना. द सेम सेक्सटॉर्शन, जहां पे आपकी किसी सेंसिटिव वीडियोस को या आपकी किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करने की ऑनलाइन धमकी दी जाती है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, on the exchange of paying them some money what they are demanding from the parties or the victims. मान लो for example लेते हैं हम, there are a girl and a boy is in a relationship, consensual relationship में है दोनों, right, और they are above 18 years and 21 years of age. अब यहाँ पे क्या हुआ, they both got physical. Somehow the boy have the video of their private moments. कैसे हुआ, क्या हुआ, वो उतने डीप में नहीं जाएंगे. मान लेते हैं कि उस लड़के के पास उनके प्राइवेट इंटीमेट वाले जो भी पिक्चर्स हैं सारे हैं उनके पास, उनके जितने भी अपने उनके मोमेंट्स थे उन सारे पिक्चर्स उनके पास हैं. अब वो क्या करते हैं, वो गलती से उसके फोन में रह जाता है या फिर वो डिलीट करना भूल जाते हैं, जो भी चीज है वो किसी और के हाथ लग जाता है. अब जो यहाँ पे थर्ड पार्टी है जिसके हाथ ये लगा है, वो एक्सटॉर्ट करती है, कि धमकी देती है कि अगर तुम मुझे इतना पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा या तुम्हारी बंदी का ये चीजें वायरल कर दूंगा या पोस्ट कर दूंगा. इट्स अ ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन. मतलब किसी के प्राइवेट मोमेंट जो भी उन्होंने अपने साथ में गुजारे हैं उस चीज को, या किसी कोई भी नॉर्मल वीडियो जिसमें उनका सेंसिटिव और प्राइवेट मटेरियल यूज हुआ है, उस चीज को रिवील करने की धमकी देना फिरौती की डिमांड में, मतलब कुछ पैसे की डिमांड में, उसको हम लोग ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन बोलते हैं. ये भी एक फॉर्म है साइबर क्राइम का, राइट. एंड देन इट्स कम फिशिंग. फिशिंग, यू नो व्हाट इज फिशिंग? Yes, ma'am. It's like a mail will be drafted to you, which will be very authentic mail, and you will consider it is coming from an authentic source, and there will be some kind of a link of a URL or something like that, or any download file is option will be there. And once you click it, it will your data will be shared to the perpetrator or the party who is trying to steal information from you. So it's more like a fake or spam email, which will consider to be an authentic one. Okay, it's a spamming. Whatever you are stating ना, it's a spamming actually. और फिशिंग ये होता है ना कि जब आपकी पर्सनल डेटा एज अ कस्टमर, आपकी आईडी है या आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, आपको कहीं से चलो इसको ऐसे समझते हैं, आपको किसी ने कॉल करा, मैडम आपका पार्सल आया हुआ है. ये तो बहुत नॉर्मल है, आप लोगों ने ये चीज स्टोरी भी सुनी होगी अपने फ्रेंड के थ्रू भी, कि बहुत नॉर्मल है, आजकल बहुत हो रहा है कि मैडम आपने मिंत्रा से कुछ ऑर्डर किया था, आपका पार्सल आया हुआ है, तो विल यू प्लीज शेयर योर ओटीपी. ऐसे बोलेंगे, विल यू प्लीज शेयर योर ओटीपी. और मैम आपके एक सीवीवी नंबर होगा, क्या आप उसको शेयर कर सकते हैं? क्योंकि देखो आज लोग मिंत्रा जैसी प्लेटफॉर्म जो है या फिर अजियो जैसी प्लेटफॉर्म, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट हो गया, कुछ भी हो गया, आज गांव गांव में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा मतलब हमारे लिए कंफर्टेबल हो गई, हम घर बैठे कोई भी चीजें मंगा सकते हैं. तो ये कंफर्टेबल जो क्रिएट किया गया, ये बस हम अर्बन लोगों के लिए नहीं है, ये रूरल एरियाज के भी लोगों के लिए है. लेकिन अर्बन एरिया के लोग थोड़े बहुत अवेयर हैं कि ऐसी चीजें होती है. लेकिन रूरल एरिया में जो लोग आज भी हैं, गांव में जो लोग हैं, वो इतने अवेयर नहीं है अपने राइट्स को लेके, इन सब चीजों को लेके कि ऐसी कोई फ्रॉड भी होती है. कोई फिशिंग करके कुछ आपको कोई कॉल करेगा या फिर आप ये बोलेगा कि मैडम आपका पार्सल आया है तो आप अपना ओटीपी शेयर करो, और ओटीपी वो नहीं मैडम, जो आपका सीवीवी टाइप है वो एक बार दे देना. या फिर आपको बैंक से कॉल आएगा, मैडम आपका लोन का जो इंस्टॉलमेंट कटना था वो कट नहीं पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू है, तो क्या आप अपना सीवीवी शेयर कर सकते हो या फिर अपना कार्ड का एक्सपायरी डेट शेयर कर सकते हो. तो इस तरीके से जब किसी परपिट्रेटर किसी विक्टिम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उससे वो क्राइम कमिट करता है, तो उसको फिशिंग बोलते हैं.
उसी में एक विशिंग भी होती है, जिसमें कि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करने की कोशिश करते हैं, उनसे अक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो सेम फिशिंग और विशिंग एक सिनोनिमस भी कह सकते हो, सिमिलर काइंड ऑफ क्राइम होता है, ठीक है, साइबर क्राइम के अंदर। देन देयर आर हैकिंग, तो पता होगा आपको, इट्स वेरी प्रिवलेंट हैकिंग। साइबर टेररिज्म का नाम सुना है आप लोगों ने? सो हैकिंग में कुछ नहीं होता। हैकिंग बहुत नॉर्मल है कि कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसको कंप्यूटर का बहुत नॉलेज है, वो किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकता है घर बैठे। जो हैकर्स होते हैं वो लोग करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी मतलब कहते हैं ना प्रो होते हैं, तो वो घर बैठे किसी के भी अकाउंट को हैक करना, किसी के भी बैंक डिटेल्स को हैक करना, तो ये मोस्टली हैकर्स का काम होता है। और जो हैकर्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, नॉट ओनली कि बस उनको पैसा चाहिए, उनको कभी ना कभी अपने विक्टिम को परेशान करना होता है ऐसे यूजुअली कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं चलो किसी के आज पूरी व्हाट्सएप ही हैक कर देता हूँ, मैं किसी की जैसे अभी एक रिसेंट केस मैंने सुना है कि मे बी इट्स रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, कल के न्यूज़ में आया था कि डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट कि हैकर क्या करते हैं। जो उन्होंने स्टोरी बताई, देयर वाज अ सन ऑफ एनी लीडर जिसके व्हाट्सएप पोस्ट पे उसने अपनी शादी की कुछ पिक्चर्स पोस्ट करी और लेटर उसको डिलीट किया। तो जब उससे पूछा गया द रियलिटी ऑफ दैट पिक्चर, तो उसने कहा कि मेरी अकाउंट हैक हो गई थी। मतलब उसका एक्सेस किसी और के पास था, उसके पास उसका एक्सेस नहीं था। मतलब किसी ने उसके अकाउंट को हैक करा एंड देन दे हैव जस्ट पोस्टेड दोस पिक्चर्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये एक तरह का एक हैकर्स का काम होता है। दे डोंट ऑलवेज हैक द कंप्यूटर्स और द सिस्टम फॉर मनी और समथिंग, वो परेशान करने के लिए भी लोगों को हैक करते हैं। एंड देन There is this concept called ethical hacking. So what is it about? देखो, अब देयर इज नथिंग कॉल्ड एथिकल हैकिंग और समथिंग, वो बस सुनने में थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हैकिंग इज अ हैकिंग, यू नो। अगर आपने किसी इंसान को अपने किसी भी एक्ट के, अगर आपने उसको परेशान किया है मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, चलो इकोनॉमिकली को हटा देते हैं, मेंटली आपने परेशान तो किया है ना, आपने Yes, yes. आपने उसकी रेपुटेशन को ब्रीच तो किया ना। मान लो इस केस में उसने वो जो फोटो डाली शादी की, क्या पता उसकी प्राइवेट मोमेंट्स के वो पिक्चर्स थे, वो कभी किसी को शेयर नहीं करना चाहता था, वो किसी के सामने नहीं लाना चाहता, बट द एक्ट ऑफ दैट हैकर वो सबके सामने आ गया। और मैंने सुना है कि उसकी सदस्यता 6 साल के लिए भी छीन ली गई। तो कहीं ना कहीं इसको हम एथिकल हैकिंग तो नहीं बोलेंगे ना, ये तो उसके रेपुटेशन पे एक सबसे बड़ा हैम्पर, एक डैमेज क्रिएट करके चला गया। Yes, yes. हाँ, डोंट कॉल इट एज अ काइंड ऑफ हैकिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर क्राइम है तो क्राइम है। अगर आपका एक्टस रियल, जब कोई इंसान एक बार सोच लेता है ना अपने माइंड में, गिल्टी एक्ट करता है सोचने के बाद, तो वो क्राइम कमिट कर देता है, उसको क्राइम माना जाएगा। लेकिन वही अगर गलती से मान लो हो जाता है और वो प्रूव कर देता है कि देखो मैं तो कुछ और करने जा रहा था लेकिन गलती से ये हो गया, और वो इस चीज को प्रूव करता है, कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस इंसान पे चला जाएगा जिसने ये गलती करी है और जिसपे ये इम्पोज हुआ है कि तुमने ये एक्ट किया है। तो यहाँ पे अगर वो प्रूव करेगा तब हम इस एथिकल हैकिंग कंसेप्ट को थोड़ा मान भी पाएंगे कि नहीं, इस बेचारे का तो कोई मतलब एक्टस रियस और मेंजरिया तो था ही नहीं भाई, ये तो गलती से हो गया। So तो it हम can also become like, for example, if you are taking someone data for national sovereignty, integrity, or security of the state or nation. So in that particular kind, if a state government or anyone is trying to hack someone data, so that is considered as ethical hacking or not? देखो, हमारे देश के लिए तो शायद वो एथिकल हैकिंग विल बी कंसिडर्ड, नो डाउट, क्योंकि चलो हमारी गवर्नमेंट भी मान लो मदद कर देगी, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस ऐसा। लेकिन जो अदर नेशन है, जैसे अभी हमने सुना था कि जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का जो अभी, इसको वॉर नहीं कहेंगे क्योंकि वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ था, जो भी चीजें इसमें था कि पाकिस्तान के कुछ हैकर्स ने एकदम एक्टिव रोल पे वो आ गए थे और वो हर किसी को कुछ ना कुछ लिंक भेजे जा रहे थे, ओनली टू स्टील द डेटा और टू नो द कंडीशन, कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये उस देश के लिए तो एथिकली कर रहे हैं। और ये मैंने न्यूज पे देखा कि वहां की मीडिया के कि जो काम हमारे मिलिट्री नहीं कर पाए वो हमारे देश के युवा कर, उनके लिए तो शायद ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन एथिकल हैकिंग नाम भी कुछ नहीं है ना हमारे देश में। अगर वो पकड़ा जाएगा, We will have, yes, definitely it somewhere is ruining the reputation, right?
हम Right. इंटरनेशनल ये क्लेम कर सकते हैं कि मैम, और यूएन में जाके ये बोल सकते हैं कि ये एक एक्ट जो पाकिस्तान के साइड से हमारे देश में अटैक किया गया था ऑनलाइन, इसी को साइबर टेररिज्म एक टर्म दिया गया है। ये एक साइबर टेररिज्म के फॉर्म में आता है, जहाँ पे गवर्नमेंट के लिए, अपने देश की गवर्नमेंट के लिए दूसरे देश की गवर्नमेंट का कोई भी डेटा या कुछ भी तरीके का इंफॉर्मेशन लीक करते हो, राइट? Right, ma'am. Got it. या ये साइबर टेररिज्म में आएगा। Personally, I don't believe in like ethical hacking or So some. my thought was also that only, means if someone is stealing the data, irrespective of the fact that whether they are doing in an ethical manner or unethical manner, it will be a stealing only, na. Yeah, definitely it will be. तो चलो, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 1 hour। मेरे पास बहुत सारी चीजें आप लोगों से बात करने के लिए है, बट मतलब मैं आप लोगों को इन अ वेरी ब्रीफ यही समझाना चाहूंगी कि आप लोग अभी, आई थिंक यू ऑल आर अ लॉ स्टूडेंट, राइट? कोई भी अपने बिहाफ में बोल दो येस और नो, आई जस्ट वांट टू नो। Yes, yes. Yes, ma'am. हाँ, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, क्योंकि देखो हर चीज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होती कि हमारी गवर्नमेंट कोई प्रोविजन लाएगी तो लोग अवेयर होंगे, फिर हम कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट ना, आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि बीइंग अ एडवोकेट मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं आपको अवेयर करना चीजों को लेके, वैसे ही आपकी जिम्मेदारियां हैं कि आपने सराउंडिंग्स को अवेयर करना चीजों को लेके। तो आई हैव लॉट टू से रिगार्डिंग साइबर क्राइम, और ये एक क्लास में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी तो मैं साइबर क्राइम के बस काइंड्स पे आई थी, उसके बाद मैं इसके सोल्यूशन पे भी जाती। तो मैं बहुत ब्रीफ में बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग अपने वेयर एवर यू आर, just try to create an awareness regarding cyber crime, like what are cyber crime, how many kinds of cyber crime, by using the examples, and try to attract the crowd by awareing them कि if any kind of these things happens with you, whatever mentioned here in the kinds of cyber crime, then where you have to approach, either go and get registered FIR done, or either go to the NCRP portal and just register your complaint by hiding your identity. तो ये काम आप लोग भी कर सकते हो लोगों को अवेयर करने का। तो मेरा आज इस लेक्चर से बस आप लोगों के लिए एक गुजारिश होगी, या एक कह सकते हैं कि मैं आप लोगों से बस यही डिमांड करूंगी कि मेक अवेयर पीपल सराउंडिंग यू। अपने घर पे ही बताओ कि पापा मम्मी, क्या ऐसा कभी होता है क्या, फोन कॉल आता है क्या आपको बैंक से, या फिर कुछ ऐसी ऑब्सीन वीडियो या लिंक आती है क्या, तो उसको प्लीज कभी मत टच कर। Excuse me, madam. या Madam, in few days ago, I got some calls from UK, London, ओके ओके kind of international call, and some kind of I was in Kolkata, and few years ago, I was trapped in cybercrime specialist in our Kolkata. Her name is Minmay Ganguly. ओके I was trapped. I have got trapped. Sorry, I have got trapped. Okay, So, by of this personality, what you have stated right now? I'm staying in West Bengal, Kolkata. Okay. So I'm saying that I'm a lawyer. That you have said that it's Information Technology Act is in cybercrime related. तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि पहले तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। I have to go in cybercrime department. You have to go, if you are in the cybercrime department, you have to go. There's also some calls of fraud calls, fake calls from judge, police commissioner. You have to go first of all doing FIR against him in the Information Technology Act. I have to. पूछ रहे हो या फिर मुझे बता रहे हो? Make it clear. Are you asking me this suggestions? No, madam. No, madam. I'm just saying that it should be go in this discipline. Yeah, देखो, we should go in the discipline. You are very right. But here the NCRP portal का ऑब्जेक्ट ही यही है कि आपके साथ अगर किसी भी तरीके का साइबर क्राइम होता है, किसी भी तरीके का, ऑनलाइन फ्रॉड से लेके ऑनलाइन स्टॉकिंग, बुलिंग, हैरासिंग, हैकिंग, ऑनलाइन स्पियोनाज, कुछ भी होता है, जस्ट गो एट अ वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब कहते हैं ना कि एकदम ताजा क्या करना है, तो जाओ एनसीआरपी पोर्टल पे जाओ, अपना कंप्लेंट रजिस्टर करो। पहला रिक्वायरमेंट कि डिले नहीं करो, एकदम जाके कंप्लेंट रजिस्टर करो। क्योंकि जब आप जैसे ही वो फॉर्म खोलोगे ना, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, लेफ्ट साइड में जाओगे, कंप्लेंट रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, और उसमें
जैसे जी आप करोगे तो उसमें और एक ऑप्शन आता है कि व्हाई यू आर डिलेइंग इन रजिस्टरिंग कंप्लेंट, क्या रीजन था। आप आज अगर आपके साथ कोई क्राइम 1 साल पहले हुआ है तो आप आज रजिस्टर क्यों कर रहे हो, राइट? आता है ना ऑप्शन लिखने का, अगर आप लोगों ने कभी यूज किया होगा तो ये ऑप्शंस आते हैं। तो ऑनलाइन एक्टिविटीज है, इसको जितनी जल्दी ट्रैक की जाए चीजें उतनी जल्दी सामने आती है। और बहुत सारे केसेस को रिजॉल्व किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केसेस रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। वी आर सीइंग इन माय सराउंडिंग्स, मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आए थे जो साइबर क्राइम से रिगार्डिंग थे। जब व्हेन आई वाज वर्किंग विद सम कंपनी, वहां पे ये बहुत फ्रीक्वेंट था कि मैम मेरे साथ वीडियो बना के ऐसी ऐसी चीजें हो गई, अब मैं कहाँ जाऊं। तो हम लोग देर उनकी कंप्लेंट को सजेस्ट करते थे कि आप साइबर क्राइम पोर्टल पे जाओ, और फिर नहीं तो हम लोग सेकेंड इंस्टेंस में क्या करते थे, हम खुद वहां की एसआई को या जो मेन वहां के लोग, जो मेन पुलिस अथॉरिटी हैं, उस थाने का इंचार्ज, उनको कॉल करके उस जुरिस्डिक्शन में हो या ना हो या जहां भी वो इंसान है उसको अवेयर करते थे कि सर इस इंसान के साथ ऐसी चीजें हो गई है, काइंडली लुक इनटू दिस मैटर। और वो लोग इंटरवीन करते थे। लेकिन हाँ देखो, समय लग जाता है क्योंकि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके परपिट्रेटर्स की नहीं होती, या तो वो आपको कुछ और बन के मूव कर रहा होता है या कुछ अलग आइडेंटिटी के साथ आपके साथ क्राइम कर रहा होता है। तो दिक्कतें तो आ जाती है, बट फिर भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको, और रिजॉल्व एट द टाइम धीरे धीरे वो हो ही जाता है। आई थिंक देयर वाज समवन जिसने हैंड रेज किया था। प्लीज यू कैन स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. या गुड Ma'am, इवनिंग। I was also comment on this topic. Ma'am, my friend was trapped in a cyber crime fraud. Basically, he was pay 20,000 rupees अच्छा, on. It's a type of trading. Trading. He represents himself as a data analytic trading, or he also paid 20,000 rupees. But the person who reclaim himself as a data analytic of trading, it doesn't be anything. Then my friend was filed complaint in cybercrime fraud, but didn't work anything. The money is freezes, but when he goes to the police station, but nothing will be paid back. Nothing will be paid back. They say that is it not valid because it's your fault. So is it possible to reclaim his money, or nothing will be going on? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो आपके फ्रेंड के साथ whatever the experience he has faced regarding his cyber fraud, that was totally disappointing. वो वहाँ की पुलिस में भी उतनी एक्टिव नहीं थी जिस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। बिकॉज आज हमारे देश में बेसिकली आप अगर दिल्ली देख लो, बेंगलुरु देख लो, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वो लोग तो एक्टिव हैं, लेकिन आज भी हमारी झारखंड जैसे स्टेट भी एक्टिव हैं। यू डोंट बिलीव, बट हमारी स्टेट भी इस चीज को लेकर बहुत एक्टिव है। बिकॉज समवेयर इन झारखंड ओनली जहाँ पे लोग खुद को कुछ बता के लोगों को लूटते हैं, देयर इज अ प्लेस, आप लोगों को पता होगा, जो बहुत फेमस है साइबर क्राइम के लिए। एनीवन कैन टेल मी दैट प्लेस झारखंड जिसपे एक बनी है, शायद कोई सीरीज या कुछ तो बनी है, किसी को पता है? देखो चीज नो मैम। हेलो Being a first year law student, हाँ he हाँ said me his problems is hindrance to me. Then I assured that I will be सॉरी seeing this. Actually, ma'am, the name of the movie, name of the series is Jamtara, I guess. Yes, जमताड़ा इज द सीरीज नेम। आप लोग उस सीरीज को जरूर देखना, और उसमें आपको पता चलेगा कि कितने तरीके के साइबर फ्रॉड ये लोग करते हैं। एंड ऑल दोज इंटेलिजेंट माइंड्स आर फ्रॉम माय स्टेट झारखंड। सो आई एम नॉट मैं इसको हाइप नहीं करी, मैं बता रही हूँ कि लोग इस चीज में कैसे उतरते हैं, उनके पीछे कितने सर्कमस्टांसेस या उनके क्या प्रॉब्लम्स है जो वो लोग ये सब करने पे मजबूर होते हैं। और इस वजह से हमारी स्टेट जो है साइबर क्राइम को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके लोगों को अवेयर करें। ये टॉपिक मुझे पढ़ाना नहीं था आप लोगों को, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू स्टडी यू समथिंग, आई जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर कि आप लोग आगे लोगों को अवेयर करो अपने अपने स्टेट में, आप लोग जहां से भी आते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं चीजें चेन बनती है ना, तो वो चेन जब हम बनाते जाते हैं तो वो बहुत लंबी चेन बनती है, और कहीं ना कहीं चीजें वहां तक पहुंच जाती है जहां तक हम इनको पहुंचाना चाहते हैं। तो जैसे कि मोहम्मद के किसी फ्रेंड का ये एक इशू था कि जब उसने कंप्लेन रजिस्टर किया, पुलिस ने ऐसी ऐसी चीजें बोली, तो वो देखो
वहां की पुलिस इतनी इफेक्टिव नहीं है या फिर उसने कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर साइबर सेल चाहे तो कुछ भी कर सकती है एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स। क्या देखो, अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं Obviously, ma'am. Obviously, because my message is also just freeze. Many banks has been also freezed, and message has come continuously come in his phone. He also gave as a evidence to the police officers, but वही होता they है। say that nothing. हाँ, वो कहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। आप हायर अथॉरिटीज को रीच करो। आपको पता है ना कि जब आपकी बातें अगर कोई निचले स्तर के एसआई या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं सुनते हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आप हायर पोस्ट पे जाओ, आप आईजी को मेल करो, डीआईजी को मेल करो कि मैंने ऐसा कोई कंप्लेन रेज करा है सर, ये लोग कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, काइंडली लुक इनटू दिस मैटर और इंस्ट्रक्ट देम टू लुक इनटू दिस मैटर। ये चीजें होती है कि आगे फिर वो सेम चीज आपके साथ ना हो, क्योंकि लोग डरते हैं। ये क्यों लाया गया ये कंसेप्ट? डराने के लिए। तो डेटरेंट थ्योरी क्यों लाई गई है हमारे यहाँ पे पनिशमेंट की? सो इट्स वेरी डिफरेंट टॉपिक, आई डोंट वांट टू गो इनसाइड दिस। तो चीजें हो रही है, सिस्टमेटिकली चीजें वर्क करती है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर स्टेशंस की वो कैसे फंक्शन कर रही है। बट इन टूडेज सिनेरियो साइबर क्राइम इज वेरी प्रिवलेंट, एंड कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारी पुलिस बहुत मदद कर रहे हैं लोगों तक अपनी सहायता पहुंचाने में, और उनको अवेयर भी कर रहे हैं। अभी मैं देखती हूँ कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अवेयर कर रहे हैं अपने इंस्टा हैंडल से कि आप ऐसे ऐसे ट्रैप में मत फंसिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो वी आर हियर फॉर यू, वी आर हियर टू हेल्प यू। आप इस पोर्टल पे जाइए, या फिर उनकी स्टेट का जो एक क्राइम पोर्टल है जहाँ पे रजिस्टर हो सकती है कंप्लेन, वहां पे जाइए, आप कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। तो देयर आर पीपल हु आर इन सपोर्ट टू हेल्प यू एवरी टाइम। बट कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, बिकॉज यू नो एवरी थिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स। तो आप ऐसे चीजों को फिर नहीं कह सकते ना कि यार ऐसे तो काम ही नहीं चल रहा है, फिर तो हर जगह लूप होल्स है अगर आप पूरे सिस्टम में देखो तो इट्स समथिंग यू शुड अवेयर योर सराउंड एंड टू मेक विजिलेंट कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो, क्योंकि इस ट्रैप में जजेस तक फंसे हुए हैं। तो वी वेरी अवेयर कि जो इतनी बड़ी डिग्निटी के लोग अगर फंस सकते हैं तो फिर हम और आप तो बहुत कॉमनर्स हैं, राइट? सो मेक योर सेल्फ अवेयर और मेक योर सराउंडिंग्स अवेयर, और जस्ट डू इट। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो और चीजें होंगी। सो एनी अनदर क्वेश्चंस? बिकॉज सेशन हमने 10 मिनट ज्यादा एक्सटेंड कर लिया। सो आर वी हियर टू एंड आवर सेशन? समवन इज हियर फ्रॉम न्याय शास्त्र? और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं, Yes, ma'am. free to ask me questions. I will give you more 5 minutes, or share something if you want to share to me. So I think there is no question, Shambhavi, so we can end the session, I think. Yes, ma'am. Okay, so try to bring this kind of topic for you, okay, time to time, and I will try to make aware you also. So thank you so much. Thank you, ma'am, for taking the time to share your valuable insight with us. Your expertise and truly enlightening. Thank you for breaking your down complex concepts into easily understandable parts. We are grateful for your presence and willingness to answer the questions. Thank you so much, ma'am. Thank you. It's my pleasure. Thank you so much. Thank you, ma'am. Welcome. Welcome, everybody.